Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So today we will start our new chapter, chapter number 9, problem and problem solving, and we are in the session number 1. We have completed 8 chapter. Chapter number 1 to 4 is based on a HTML, right? सो HTML के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सारे कवर कर लिए चैप्टर नंबर 1 to 4 के अंदर, राइट? कोई भी क्वेरी हो तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो फिर से एक बार रिकैप कर लेना. कोई भी चैप्टर में क्वेरी हो तो वो चैप्टर आप एक बार फिर से रिकैप कर लेना. देन मैंने एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी विद सॉल्यूशन मैंने आपको सेंड कर दी है, राइट? तो वो भी आप पढ़ लेना और नोट में भी राइट डाउन करना है, राइट? एंड स्टूडेंट बी सीरियस, एग्जाम नज़दीक आ चुकी है, राइट? एंड चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 8 इट्स बेस्ड ऑन अ कैल इन स्प्रेडशीट, राइट? सो उसके रिगार्डिंग भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने कवर कर लिया है वीडियो के अंदर. तो वो भी आप कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप चैनल पे जाके कोई भी वीडियो या फिर चैप्टर फिर से आप एक बार रिकैप कर लेना. और फिर भी समझ में ना आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट? जो भी क्वेरी हो वो मैं आपको फ़ोन पे सॉल्व करवा दूंगा, क्लियर? और उसके भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैंने आपको सेंड कर दी है, राइट? तो वो भी आपको पढ़ना है और नोट में भी राइट डाउन करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9, प्रॉब्लम एंड इट्स क्लासिफिकेशन. पीपल इन देयर डे टू डे लाइफ सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. आपको पता है कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, राइट? और उसको सॉल्व भी करते हैं, right? Let's discuss one such problem. Consider that you are playing hide and seek with your friends. In this game our problem is to find the location where our friend hidden. This can only be done only if we can predict the place of his her hiding. Let's us take another problem. Assume that we have solve a mathematical equation to find the value of x. If we have been given equation 2x plus 4 is equal to 0, to solve the problem we need to rearrange the equation as 2x equal to minus 4 and then say the x equal to minus 4 into 2 and answer is here is minus 2, right? So यहाँ पे आपके सामने दो प्रॉब्लम रखी हुई है. फर्स्ट वन इज रियल लाइफ प्रॉब्लम, दैट मीन्स हाइड एंड सिक्स, राइट? हाइड एंड सिक्स खेल रहा हूँ मैं फ्रेंड के साथ. अभी मुझे फाइंड आउट करना है मेरे फ्रेंड को, राइट? तो बहुत सारे फ्रेंड हो गए, वो अलग अलग प्लेस पे हाइड हुए हो गए, राइट? तो वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो मेरी एक प्रॉब्लम हो चुकी है. सेकंड प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, राइट? तो आपको पता है कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, राइट? इक्वेशन के साथ कौन सी फॉर्मूला यूज होती है, राइट? इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, उसके स्टेप कौन कौन से वो मुझे पता होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे उन लोगों ने एक इक्वेशन दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता है, राइट? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अभी मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, वो ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी मैथ्स में आ गया कि x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट? पहले तो आपको इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, क्लियर? प्रॉब्लम आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड एंड सेकंड वन इज इल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मीन्स व्हाट, कि ऐसे प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम का टारगेट वो प्रॉब्लम प्री डिफाइंड होती है, राइट? दैट मीन्स उसका जो वो प्रॉब्लम का गोल क्लियर होता है. ऐसी जो भी प्रॉब्लम है उसको वो प्रॉब्लम को हम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बोलते हैं. और इल डिफाइंड मीन्स व्हाट, कि वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उसका कोई उसका कोई गोल फिक्स नहीं है. दैट मीन्स वो अनडिफाइंड है, राइट? वो जो भी प्रॉब्लम वो अनक्लियर प्रॉब्लम है, राइट? तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम है उसको हम इल डिफाइंड प्रॉब्लम बोलते हैं, राइट? सी, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, इट्स टारगेट इज प्री डिफाइंड. they have a clear goal. We can clearly define solution step. It is fact that computer solve well defined problem only. and computer भी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हो वही कंप्यूटर सॉल्व करेगा. इल डिफाइंड प्रॉब्लम कंप्यूटर सॉल्व नहीं करेगा, राइट? Ill defined means what, such problems are unclear and undefined. That goal is not predefined, its goal is unclear, solved step can be not be explained easily, right? So there are two problems, there are two problems. First one is well defined and second one is ill defined. Most time पे MCQ, right? Next is सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. कंप्यूटर कैन
only solve the problem having clear outline, right? That means well defined, राइट. वेल डिफाइंड में ऑलरेडी एक लाइन है कि कंप्यूटर ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व, वही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, राइट. दैट मीन्स उसका गोल क्लियर हो, राइट. सेकेंड, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर. ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्लियर. थर्ड इज कंप्यूटर कैन इजीली सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. इजीली, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होगी वो इजीली सॉल्व कर लेगा. कंप्यूटर इज गिवन कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम. अभी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, राइट. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसके रिगार्डिंग जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसका जो भी डेटा होता है वो हमारे पास होना चाहिए. देन इंस्ट्रक्शन गाइड द कंप्यूटर व्हाट टू डू एट ईच स्टेज. कंप्यूटर अपने हिसाब से कौन से स्टेप पे, कौन से स्टेज पे क्या करना है वो अपने हिसाब से प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दे देगा. कंप्यूटर कैन नेवर सॉल्व प्रॉब्लम इटसेल्फ एंड कंप्यूटर इट्स ओनली हेल्पफुल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, राइट. नेक्स्ट इज स्टेप टू सॉल्विंग प्रॉब्लम. कंप्यूटर कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, राइट. कंप्यूटर बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ डील करता है और वो भी बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. देर आर 7 स्टेप ऑफ फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. 7 स्टेप से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. फर्स्ट वन इज डिफाइन द प्रॉब्लम. आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसके सामने आपको रखना है, तो उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी प्रॉब्लम ये है, क्लियर. सेकेंड इज आइडेंटिफाई द इनपुट, आउटपुट एंड कंस्ट्रेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट. प्रॉब्लम के साथ हमें उसके जो भी इनपुट और आउटपुट वो भी हमें रखने पड़ेंगे, राइट. थर्ड वन इज आइडेंटिफाई अ डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ अ सॉल्यूशन. जो भी प्रॉब्लम हो उसके साथ हमें उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी ढूंढ के रखना है, राइट. अगर एक मेथड से आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो सेकंड मेथड के साथ हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. चूज द बेस्ट पॉसिबिलिटी अल्टरनेटिव फ्रॉम द अबव लिस्ट, राइट. आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट जो भी अल्टरनेटिव होगा उसको यूज करना है. प्रीपेड डिटेल्ड स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स एंड कंप्यूटर रिजल्ट यूजिंग द इंस्ट्रक्शन सेट एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द आंसर ऑब्टेन. स्टेप 1 to 5 आर परफॉर्म बाय पर्सन हु नीड टू सॉल्व. 1 से 5 प्रॉब्लम, राइट. 1 to 5 प्रॉब्लम, वो जितने भी स्टेप्स है वो पर्सन के रिगार्डिंग है, राइट. जो प्रॉब्लम को जिसके साथ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं वो फर्स्ट 5 स्टेप पर्सन सॉल्व करेगा और 6 to 7 स्टेप कौन सॉल्व करेगा, कंप्यूटर. अंडरस्टूड. स्टेप टू सॉल्विंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके रिगार्डिंग 7 स्टेप है, वो 7 स्टेप भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट. नेक्स्ट इज कॉमन मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम. देयर आर 3 कॉमन मेथड. फर्स्ट वन इज प्री सूडो कोड, मीन्स सूडो कोड. उसको सूडो कोड भी बोल सकते हैं, प्री सूडो कोड भी बोल सकते हैं. सेकंड वन इज फ्लो चार्ट एंड थर्ड वन इज एल्गोरिथम, right. First one is pre pseudo code. Pre pseudo code is an uniform high level representation of an actual code that show how an algorithm or a computer program works in plain text. Writing pre pseudo code allows you to get those brilliant idea in your head in front of you without having to worry about the syntax of programming language since it has no specific syntax, right. प्री सूडोकोड मीन सूडोकोड में एक ऐसी फैसिलिटी है कि उसकी सिंटेक्स, राइट, इट हैज नो सिंटेक्स. दैट मीन्स उसकी कोई सिंटेक्स नहीं है, राइट. आप अपने हिसाब से प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हो, राइट. प्रोग्राम को लिख सकते हो, राइट. और वो भी प्लेन टेक्स्ट में, प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट में आप प्रोग्राम को लिख सकते हो, राइट. सी यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्रामर कैन कंफर्टेबल कम्युनिकेट आइडिया इन कॉन्सेप्ट. आपके माइंड में जो भी आइडिया और कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हो प्री सूडो कोड के अंदर, राइट. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स होती है, राइट. और वो सिंटेक्स को ही आपको फॉलो करना पड़ता है और तभी आप प्रोग्राम को सॉल्व कर पाओगे, क्लियर. बट प्री सूडो कोड हैज नो स्पेसिफिक सिंटेक्स, राइट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट मेथड. A flowchart is a technique
in which we use pictorial representation of every action that we perform within the machine process that solve a problem. A set of symbol having different action is used to represent a flowchart. The symbol are also called component of a flowchart. We have a unique symbol corresponding to each action within the process, right? Flowchart. So flowchart क्या है? यूज पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन पिक्चर के साथ, डायग्राम के साथ आपको रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? every action that we perform within the machine process that solve a problem. A set of symbol showing the different action is used to represent a flowchart. The symbol are also called a component of a flowchart. We have unique symbol corresponding to each action within the problem, right? We have a different symbol, unique symbol, right? That means हमारे पास जितनी भी एक्शन होगी वो सारे एक्शन के लिए अलग अलग फ्लो चार्ट यूज होगे, अलग अलग सिंबल यूज होगे. तो वो अलग अलग सिंबल कौन कौन से वो हमें देखना है. फर्स्ट वन इज स्टार्ट एंड एंड. The start and end component are used to show the beginning and end of the flow chart. That means beginning में start होगा और ending में end होगा. That means जब भी flow chart start होगा तो first कौन सा होगा, first कौन सी action होगी, start action होगी, right? It is represent by a oval shape in a figure 9.1. This symbol is also called a terminal symbol. Most IMP MCQ. स्टार्ट और एंड बटन को हम टर्मिनल सिंबल भी बोल सकते हैं और उसको ओवल शेप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू. सो फ्लो चार्ट स्टार्ट करोगे तो तभी आपको स्टार्ट बटन का यूज होगा और एंड मीन्स वर्ड क्या, फ्लो चार्ट आपका एंड हो गया है. क्लियर? स्टार्ट और एंड में. सेकेंड वन इज इनपुट आउटपुट. एवरी प्रॉब्लम नीड्स एन इनपुट. इट देन प्रोसेस दिस इनपुट एंड जनरेट एन आउटपुट. आपको पता है कि पहले हमने अभी लास्ट टॉपिक में ही देख लिया कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होनी चाहिए, राइट? और वो प्रॉब्लम के साथ आपकी जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन आपको कंप्यूटर को देनी पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पे उन लोगों ने यही कहा है कि एवरी प्रॉब्लम नीड्स एन इनपुट, राइट? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इनपुट होगी, राइट? वो इनपुट पे कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, राइट? एंड प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, राइट? दैट मीन्स इनपुट और आउटपुट के रिगार्डिंग पैरालोग्राम यूज होगा, जो सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट? कंसिडर द problem number 3 discuss about. Here we need to input one number, dividing the number by 2 and finding the remainder is the process, and decision whether the given number is odd or even is our output. Thus we need one symbol to show the input and one to show the output, right? फर्स्ट सिंबल इज इनपुट एंड सेकेंड सिंबल इज देन आउटपुट, राइट? तो वो दोनों के बीच में प्रोसेस हो रही है, राइट? तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप जब भी इनपुट दोगे तो इनपुट पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस से क्या जनरेट होगा, आउटपुट, राइट? तो ये दोनों सिंबल आउटपुट और इनपुट के लिए है, राइट? द इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ पैरालोग्राम एज शो इन अ फिगर, राइट? मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू, राइट? इनपुट आउटपुट सिंबल को हम कौन से नेम से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पैरालोग्राम. क्लियर? नेक्स्ट इज एरो. Observe that the both figure 9.1 and 9.2 we have show the arrow coming in and going out of the symbol. An arrow is used to show in a sequence of the action that are to be performed. It generally start at one symbol and end another symbol. Thus there will one arrow coming into the symbol and one arrow going out from the symbol, right? अब हमने ऑलरेडी 9.1 और 9.2 में जो फिगर देखी उसमें हमने एरो देखे, राइट? तो बहुत सारे एरो है वो कमिंग इन है और गोइंग आउट है, राइट? तो एरो जो भी आप सिंबल यूज करोगे वो सिंबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सिक्वेंशियली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एरो का यूज करेंगे,
Clear? Note that the start symbol will only have arrow going out, while the end symbol will have arrow in coming in. राइट, आपको पता है कि स्टार्ट और एंड में कौन सिंबल यूज होते हैं, वो सिंबल को गोइंग इन और गोइंग आउट, वो सिंबल से हम सिंबल एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. प्रोसेस इज द कोर पार्ट ऑफ द एनी सॉल्यूशन produced. Process is actually a sequence of action. The represent a process, we use rectangle symbol as show in a figure. Right, फर्स्ट हमने स्टार्ट एंड एंड देख लिया, देन हमने इनपुट आउटपुट देख लिया. इनपुट आउटपुट के बीच में प्रोसेस थी. राइट, तो प्रोसेस में कौन सा सिंबल यूज होता है? रेक्टेंगल सिंबल. दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस कहाँ पे होगी? रेक्टेंगल सिंबल के बीच में. राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे दो नंबर का एडिशन करवाना है. राइट, सो दो नंबर में फर्स्ट इज एक नंबर एंड सेकेंड इज टू नंबर. 1 + 2, तो आंसर आएगा मेरा 3. राइट, तो मेरा जो भी दो वैल्यू है, वो दो वैल्यू को मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट करवाना पड़ेगा. राइट, तो वो इनपुट सिंबल में इनपुट करवाऊंगा मैं दो वैल्यू. राइट, उसके बाद वो दो वैल्यू पे क्या होगा? प्रोसेस होगा. तो प्रोसेस कौन से सिंबल में होगा? रेक्टेंगल सिंबल में होगा. तो प्रोसेस क्या होगा कि 1 + 2 = आपकी वैल्यू आपको कहाँ पे स्टोर करनी है. राइट, फॉर एग्जाम्पल 1 को मैं मान लेता हूं ए. राइट, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2. राइट, और सी में मुझे आंसर स्टोर करना है. तो मैं प्रोसेस में क्या लिखूंगा? C = A + B. तो A और B की वैल्यू प्लस होगी और वो वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी? C के अंदर. क्लियर? और आउटपुट के अंदर आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा. क्या करवाना पड़ेगा? प्रिंट C. मीन्स जो C की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी. क्लियर? तो प्रोसेस में क्या होगा कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है, राइट, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन पे क्या होगा? वो प्रोसेस होगा. राइट, आपका जो भी इनपुट आपने डाला होगा उस पे क्या होगा? प्रोसेस होगा. क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज normally a process in a computer is either arithmetic or a logical operation. The arithmetic operation we mean addition, subtraction, multiplication or division. Logical operation generally help is decision making. We used to answer in the form of true and false. For example, we may ask a question such as is 10 greater than 5. The answer is yes. The answer is this question is yes or true. Understood? डिसीजन. अब हमें देखना है डिसीजन. राइट, प्रोसेस देख लिया, डिसीजन क्या है देखना है. राइट, a logical decision of a process is represented by a diamond shaped symbol as shown in figure 9.4. It is called a test symbol. Most times MCQ. A decision box is used when we want to alter the normal sequence of the solution 9.4, and we or when we specify statement need to be executed based on a result of decision 9.4. यहाँ पे उन लोगों ने बोल दिया कि प्रोसेस में क्या होगा कि जो नॉर्मल आपके पास जो भी प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप सॉल्व कर पाओगे, बट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होगा वो आप सॉल्व कर पाओगे. बट कोई लॉजिकल ऑपरेशन होगा तभी आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम का यूज हेल्प लेनी पड़ेगी. राइट, तो डिसीजन मेकिंग के लिए यही है. यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है 10 greater than 5. तो उसका आंसर याद आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा. राइट, तो तभी आपको ये कंडीशन यूज होगी, तभी आपको यहाँ पे कंडीशन यूज करना पड़ेगा 10 greater than 5, ट्रू और फॉल्स. अंडरस्टूड? सो डिसीजन सिंबल किसके लिए यूज होगा कि आपके पास कोई लॉजिकल इक्वेशन, लॉजिकल ऑपरेशन को यूज करना है. राइट, कोई लॉजिकल वाली चीजों का यूज करना है तभी आप डिसीजन सिंबल का यूज करोगे. क्लियर? यहाँ पे उन लोगों ने डिसीजन सिंबल रखा हुआ है C.
राइट। आपकी जो भी डिसीजन होगा, आपका जो भी आपका जो भी लॉजिक होगा, वो लॉजिक आपको डिसीजन सिंबल के अंदर रखना है, राइट। आपकी जो भी कंडीशन हो उसके अंदर रखना है, और कंडीशन पे जो भी ट्रू और जो भी फॉल्स पार्ट होंगे वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। सी यहाँ पे भी यही है कि आपकी जो भी कंडीशन है वो कंडीशन के आइदर ट्रू पार्ट फॉलो होगा और आइदर फॉल्स पार्ट फॉलो होगा, राइट। तो ट्रू पार्ट में जो वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और आइदर फॉल्स पार्ट में जो वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट होगी। क्लियर, अंडरस्टूड। फर्स्ट हमने कौन सा सिंबल देखा, स्टार्ट और एंड सिंबल। सेकंड हमने इनपुट आउटपुट देखा। थर्ड हमने प्रोसेस देखा। फोर्थ हमने डिसीजन देखा, राइट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज okay, sometime we may require more than two alternatives to take a decision. In such a solution, more than one decision box can be combined to form require alternatives such in figure below. A show in a figure 9.4. First, the condition will be checked. If the result in true, the first set of statement will be executed. In case of the result beginning false, next condition will be checked, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास आपकी मार्कशीट है, राइट। अभी मार्कशीट से मुझे आपका रिजल्ट आइडेंटिफाई करना है कि 80% से जितने भी स्टूडेंट है वो स्टेटमेंट 1 में एग्जीक्यूट हो गए, राइट। ध्यान से सुनना, 80% वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्टेटमेंट 1 में एग्जीक्यूट हो गए, राइट। अभी 65 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेट 2 में एग्जीक्यूट हो गए, राइट। और उसके बाद 50% वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेट 2 में एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कंडीशन है, राइट। अभी मोर देन वन कंडीशन होती है तभी आपको डिसीजन का यूज करना पड़ेगा, राइट। अभी यहाँ पे मुझे कंडीशन के हिसाब से मेरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट करूँगा और वहाँ पे मैं यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाऊंगा और यूज़र परसेंटेज वहाँ पे रखेगा कि 80%, राइट। तो 80% में मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, राइट। सेकेंड यूज़र होगा, उसका जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज मान लीजिए कि 70% है, राइट। तो मेरी सेकंड कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर, जो सेकंड कंडीशन है वो मेरी सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, राइट। एंड थर्ड वाला जो है उसके परसेंटेज मान लीजिए कि 55, तो मेरी थर्ड कंडीशन सॉल्व होगी। क्लियर, तो एट ए टाइम 1 ही कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर, बट आपके पास जब भी बहुत सारी कंडीशन होती है तभी आपको डिसीजन बॉक्स का यूज करना पड़ेगा, राइट। सी, यहाँ पे उन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिगर 9.1, फर्स्ट द कंडीशन विल बी चेक, इफ द रिजल्ट इज ट्रू देन द फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, राइट। मैंने भी वही कहा कि मान लीजिए कि फर्स्ट जो भी यूजर है उसने 80% है, राइट। तो यूजर ने 80 प्रेस किया कंप्यूटर से, राइट। तो अभी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी कि 80% है कि नहीं है, राइट। अगर 80 मिल जाएगा तो वहां पे कंडीशन ट्रू, राइट। तो 80% दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड यूजर आएगा, उसने 65 एंटर किया, तो 65 दैट मीन्स व्हाट, मेरी सेकेंड कंडीशन ट्रू होगी, राइट। 80 में तो जाएगा नहीं, 80% तो उसके है नहीं, तो 80 में तो जाएगा नहीं। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन के अंदर जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। जब भी प्रोग्राम आएगा तो प्रोग्राम से आपको क्लियर आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशन कैसे वर्क होती है, राइट। बट आपको सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। क्लियर, नेक्स्ट इज connector. A circle symbol is used to represent a connector. At time it is possible that a flowchart become a large to fit into a single page, or it may not be possible to use an arrow to link two process. In such case, a connector can be used to join the two parts. Minimum 2 circles are required for a connector. One with an arrow coming into a circle and another with an arrow
going out of the circle as show in figures 9.7. क्लियर. कनेक्टर मीन्स व्हाट, कि जो भी हमारा फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट को कनेक्ट करता है, राइट. मान लीजिए कि आपका फ्लो चार्ट है, आप पेपर पे फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हो और फ्लो चार्ट बड़ा है, राइट. अभी फ्लो चार्ट बड़ा है तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट बीच में से ब्रेक हो रहा है. तो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे आपको लास्ट में कनेक्टर को ऐड करना पड़ेगा. कनेक्टर ऐड होगा तो भी आपका सेकंड पेज पे जो फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट वहाँ से कनेक्ट होगा. कनेक्टर जहाँ पे भी यूज़ होगा तभी पता चलेगा, सामने वाला जब भी कोई फ्लो चार्ट पढ़ रहा होगा तभी पता चलेगा कि ये फ्लो चार्ट यहाँ से ब्रेक हुआ है, राइट. पीछे भी फ्लो चार्ट का सेकंड पार्ट है वो पीछे है. क्लियर. तो फ्लो चार्ट बेसिकली कनेक्टर का यूज़ क्या है कि दो फ्लो चार्ट को, जो फ्लो चार्ट ब्रेक हुआ है वो फ्लो चार्ट को कनेक्ट करता है. दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं है. क्लियर, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज ओके. जितने भी सिंबल मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो सारे यहाँ पे है. स्टार्ट, राइट. स्टार्ट बटन का शेप है ओवल शेप, राइट. बिगनिंग फॉर अ चार्ट, फ्लो चार्ट इज स्टार्टेड विथ इट, यूज इट ओनली. सेकेंड इज एंड, राइट. फ्लो चार्ट के एंड में यूज होता है, उसका शेप है ओवल. इनपुट पैरालोग्राम, आउटपुट में भी पैरालोग्राम. एरो मीन्स क्या है, वो कनेक्ट करता है सिंबल को, राइट. देन प्रोसेस, जो भी हम इनपुट करते हैं, राइट, वो इनपुट पे क्या होता है, प्रोसेस होता है, राइट. कौन सा सिंबल है, वो रेक्टेंगल सिंबल है. देन डिसीजन, डिसीजन में कंडीशन होती है, राइट. आपकी जो भी लॉजिक होगा, आपका जो भी कंडीशन होगा वो आपको डिसीजन में रखना है. आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा, राइट. उसका शेप है डायमंड शेप, राइट. मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू. नोन एज टेक्स्ट सिंबल, राइट. उसको डायमंड शेप भी बोल सकते हैं और उसको टेक्स्ट सिंबल भी बोल सकते हैं. मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू स्टूडेंट. एंड लास्ट इज कनेक्टर, राइट. कनेक्टर को सर्कल बोल सकते हैं सिंबल में, राइट. वो दो फ्लो चार्ट, जब कोई भी फ्लो चार्ट हो, फ्लो चार्ट बीच में से ब्रेक हुआ तो वो फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का यूज होता है. क्लियर, अंडरस्टूड, ओके. अभी हमें प्रॉब्लम देखना है, राइट. और वो प्रॉब्लम से हमें फ्लो चार्ट को कनेक्ट करना है, कैसे फ्लो चार्ट डिजाइन होगा, राइट. तो ध्यान से देखना. फर्स्ट प्रॉब्लम है, द फिटिंग चार्ज ऑफ टाइल्स is rupees 10 per square feet. Now assume that the problem is to find the total cost of fit tiles on a rectangles shape town hall floor. Solution: to find the total cost of fitting the tiles, we have the first need to find the area of the floor. First हमें क्या find out करना है, area of the floor. Area of the rectangle is known as we know is product of length and breadth. Hence if we know the length and breadth, we can find the area of a rectangle. फर्स्ट हमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ. सो उससे हमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकेंगे, राइट. देन हमें कॉस्ट ऑफ अ फीट, राइट, कॉस्ट ऑफ अ फीट द टाइल्स, वी मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ अ फीट पर स्क्वायर फीट ऑफ द टाइल्स with the area of the floor. The formula to compare total cost is equal to area multiply by 10, राइट. ऑलरेडी उन लोगों ने एक टाइल्स का स्क्वायर फीट तो बोल दिया है, तो हमें एरिया ऑफ अ टाइल्स, राइट. तो एरिया ऑफ अ टाइल्स का स्क्वायर फीट कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा. टोटल कॉस्ट ऑफ एरिया कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा. क्लियर. सी फ्लो चार्ट देखते हैं हमें. फ्लो चार्ट में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्ट करना है, राइट. अभी हमें वैल्यू, जो प्रॉब्लम है हमें इनपुट करना है, डेटा को इनपुट करना है. तो हमारे पास इनपुट कौन कौन से है, लेंथ और ब्रीथ, राइट. लेंथ और ब्रीथ है, दो वैल्यू हमें इनपुट करवाना है. तो लेंथ और ब्रीथ वो दो वे हमारे वेरिएबल हैं, राइट. दो वैल्यू को हमें इनपुट करवाना है. देन उसके बाद उस पर हमें क्या करवाना है, प्रोसेस. तो हमारे पास इक्वेशन है एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, राइट. तो इक्वेशन कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस के अंदर. तो उस पर क्या होगा, प्रोसेस होगा. और प्रोसेस से क्या मिलेगा आपको, एरिया, राइट. और एरिया से हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट,
राइट। तो कॉस्ट पे भी इक्वेशन है कॉस्ट इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा जो हमारा टोटल होल है, राइट, वो होल पे कितने टाइल्स यूज होने वाली है, उसका टोटल कॉस्ट कितना है वो हमें पता चल जाएगा। और प्रिंट कॉस्ट लास्ट में एंड। स्टूडेंट जब भी आप फ्लो चार्ट सॉल्व करते हो ना, राइट, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही आपको फिर सिर्फ फ्लो चार्ट सॉल्व करना है। कोई भी फ्लो चार्ट हो वो फ्लो चार्ट पे सिंपल इक्वेशन यूज हुआ होगा, राइट, और सिंपल इक्वेशन से सिर्फ आपको फ्लो चार्ट सॉल्व करना है। अंडरस्टूड। अभी ये सिंपल फ्लो चार्ट है, इससे हमें एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ कॉस्ट फाइंड आउट हमने कर लिया। पर मान लीजिए कि जो हमारी टाइल्स है वो टाइल्स की साइज जो है वो साइज मान लीजिए कि बड़ी है, या फिर मान लीजिए कि जो टेबल की साइज है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है सी, कि जो भी टाइल्स है टाइल्स इज ₹10 पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट पे वो 10 रुपीज ले रहा है टाइल्स का, राइट। बट मान लीजिए कि वो चार्जेस है वो चार्जेस बढ़ा रहा है, राइट, 10 से 20 कर रहा है, तो तभी हमें प्रॉब्लम होगी, राइट। तभी हमारा जो इक्वेशन है, तभी हमारा जो टाइल्स का जो इक्वेशन है, तभी वो हमें प्रॉब्लम होगी। तो उस पर क्या होगा, सी ऑब्जर्व द वैल्यू 10 इज द एक्सप्रेशन कॉस्ट इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई 10। Here 10 is known as a constant. It is an entity who value once assigned remain fixed and cannot be changed during the entire process. जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी तभी तो वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, राइट। बट जब भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो वो वैल्यू चेंज कर पाएगा ना। क्लियर। The solution that we have cleared the flowchart show in figure 9.8 can only be used in case where the cost of fitting one square feet per square feet tiles is ₹10. If the cost of fitting the tiles charge, the above solution will not work. The generally solution the above problem is 9.9, राइट। अब अगर हमने स्क्वायर फीट टाइल पे जो भी स्क्वायर फीट है वो मैंने चेंज कर दी, तो अभी क्या होगा, तो सेम प्रोसेस करना है, हमें इनपुट करना है लेंथ ब्रीथ और कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, जो भी हमारा कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है वो हमें वहाँ पे रखना होगा। एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ, उससे हमें एरिया मिल जाएगा, राइट। अभी हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर टाइल्स पे कितना कॉस्ट है 10, राइट। तो वो 10 मान लीजिए 10 की वजह मैंने 20 कर दिया अभी, तो क्या होगा, एरिया जितना भी मुझे मिला होगा उस पर मल्टीप्लाई बाई 20, राइट। सी यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने लिखा है कि लेंथ, मान लीजिए कि लेंथ की वैल्यू है 50, ब्रीथ की वैल्यू है 50, तो एरिया इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 50, दैट मीन्स आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर उन लोगों ने लिखा है, राइट। अभी एरिया मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, उन लोगों ने स्पेसिफिक कॉस्ट पर स्क्वायर फीट एक टाइल्स पे 10 रुपीज रखा है। अभी वो चेंज भी कर पाएगा, अपने हिसाब से चेंज कर पाएगा। फर्स्ट में उसने 10 रखा है, सेकंड में 10 रखा है, लास्ट में देखो उसने 20 कर दिया, राइट। तो अपने हिसाब से वो चेंज कर सकता है, ब्रीथ को भी चेंज कर सकता है, लेंथ को भी चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। क्लियर, अंडरस्टूड। तो कैसे फ्लो चार्ट क्रिएट करना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। मैं सारे प्रोग्राम तो आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, टेक्स्ट बुक का है वो, राइट। जितने भी सिंपल प्रोग्राम है वो सिंपल प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आए कि फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज ओके, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अभी सिंपल इंटरेस्ट हम मैथ्स में भी फाइंड आउट करते तो ऐसे इसमें भी फाइंड आउट करना है। मिस जानवी हैज बोरोड अ लोन ऑफ ₹35,000 एट the rate of 11.5% from a bank for 6 years. Calculate a simple interest that he will pay to the bank, right। अभी सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, इक्वेशन पता है कि I इज इक्वल टू PRN इंटू 100, राइट। सो वही इक्वेशन को हमें यूज करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, PRN, P means principal, I means interest rate of R, and N means number of years,
राइट, आपको पता है। तो अभी हमें इनपुट क्या क्या करना है, पी आर एन, 3 वैल्यू है हमारे पास, तो थ्री वैल्यू हमें इनपुट करवानी है। तो फर्स्ट इज स्टार्ट, सेकंड इनपुट में पी आर एन, थर्ड इज प्रोसेस करना है आई इक्वल टू, आई में क्या जाएगा, जो भी हमारा इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा वो वैल्यू हम आई में स्टोर करेंगे, राइट। तो वहां पे मैंने आई एक वेरिएबल ले लिया, क्लियर। आई ब्रैकेट के अंदर P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन इंटू 100, राइट। P में जो वैल्यू होगी, R में जो वैल्यू होगी, N में जो वैल्यू होगी, उससे मल्टीप्लाई होगा 100, और जो भी आंसर होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, I में। और प्रिंट I एंड एंड मीन्स हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, क्लियर। अभी I P R N मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, तो वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल मीन्स व्हाट, कि आपकी जो भी वैल्यू है, राइट, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो भी वैल्यू, वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एक सिंबल का या फिर हमको एक लेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि 2 नंबर को ऐड करना है, राइट। सो 2 नंबर ऐड करने के लिए मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है 10 एंड सेकंड वैल्यू है 20, राइट। तो 10 और 20 दोनों वैल्यू को मुझे पहले वेरिएबल देना पड़ेगा, राइट। फॉर मान लीजिए कि 10 a इज इक्वल टू 10, तो 10 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो गई, ए के अंदर। b इज इक्वल टू 20, और 20 की वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो गई, b में, राइट। तो a प्लस b, तो a के अंदर 10 है और b के अंदर 20 है, राइट। तो जो मैं वेरिएबल यूज करता हूँ, राइट, पी आर एन क्या है, मेरे वेरिएबल है, राइट। p के अंदर वैल्यू है, r के अंदर वैल्यू है, n के अंदर वैल्यू है, क्लियर। और वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं क्या रख रहा हूँ, आई मीन्स व्हाट, जो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, आई के अंदर, क्लियर। तो वेरिएबल बोल रहा हूँ, तो वेरिएबल क्या है वो पता होना चाहिए आपको, क्लियर, अंडरस्टूड। कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम उसको जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट, वेरिएबल से हम उसको डिफाइन करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना वो पता चल गया। नेक्स्ट इज, assume that you want to find out the youngest student among 2 students. The input in this case will be the age of the student. यहाँ पे हमें 2 स्टूडेंट में से कौन सा स्टूडेंट यंगेस्ट स्टूडेंट है, राइट। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर दोनों यंगेस्ट हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, आइदर दोनों यंगेस्ट हो सकते हैं, आइदर एज 1, राइट, एज 1 मीन्स फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो यंगेस्ट हो सकता है सेकंड से, राइट, आइदर सेकंड स्टूडेंट है वो यंगेस्ट हो सकता है फर्स्ट से, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है, राइट। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ एज 1 है वो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है और एज 2 है मेरा सेकंड स्टूडेंट है, राइट। तो 2 स्टूडेंट्स पे कैसे हम एल्गोरिदम परफॉर्म करेगा वो देखना है। सी यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, तो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कैन बी ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग द स्टेप मेंशन बिलो। टेक द एज ऑफ बोथ द स्टूडेंट, let it is assigned to variable age a1 and age a2. Now compare the value of age a1 and age a2, right. Both value are same, then we have 2 students with the same age, hence both can be considered the youngest. मैंने बोल दिया पहले ही, right. If the value age 1 is less than age 2, then first student youngest, otherwise second student youngest, क्लियर, अंडरस्टूड। सी कैसे फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, फर्स्ट इज स्टार्ट, राइट। सेकंड में क्या होगा, हमें इनपुट करवाएं, दैट मीन्स एज 1 एंड एज 2, क्लियर। थर्ड वन इज क्या होगा हमारे पास, सी कंडीशन है अभी तो, राइट। कंडीशन में क्या होगा, कंपेयर एज a1 एंड एज a2, राइट। अभी कंपेरिजन में क्या होगा, मैंने बोल दिया कि 3 पॉसिबिलिटी होगी, राइट। a1 less than a2, sorry, age 1 less than age 2 and age greater than less than age 2, 3 पॉसिबिलिटी होगी। फर्स्ट क्या होगा, आइदर दोनों यंगेस्ट हो गए, मीन्स दोनों कंपेरिजन होगी दोनों के बीच में, आइदर दोनों सेम हो गए तो बोथ आर सेम एज, राइट। आइदर क्या होगा, एज 1 बड़ा होगा एज 2 से, आइदर एज 2 बड़ा होगा एज 1 से, राइट, क्लियर।
सी यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर एज 1 एंड एज 2। मान लीजिए कि दोनों की एज सेम है तो वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट जाएगा बोथ स्टूडेंट हैव सेम एज। क्लियर। कंडीशन जैसे ही मान लीजिए कि अभी एज चेंज हो गई है, क्लियर, एज चेंज हो गई है और वहां पे आया कि एज 1 ग्रेटर देन एज 2, तो जो सेकंड स्टूडेंट है वो बड़ा है, राइट। मान लीजिए कि एज है मेरे पास, फर्स्ट स्टूडेंट की एज है 50 एंड सेकंड स्टूडेंट की एज है 20, राइट। तो एज 1 ग्रेटर देन एज 20, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, राइट। तो एज 2 इज एग्जीक्यूट, तो प्रिंट सेकंड स्टूडेंट इज यंगेस्ट, राइट। देन अभी उल्टा कर देते हैं कि एज 1 की वैल्यू जो है वो मैं चेंज कर देता हूं 60 और एज 2 की वैल्यू कर देता हूं मैं 10। क्लियर। तो कौन सा स्टूडेंट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट स्टूडेंट इज एग्जीक्यूट। क्लियर। तो जब भी कंडीशन, जब भी लॉजिक होता है वहां पे आप कंडीशन का यूज करोगे, कंडीशन सिंबल है उसका यूज करोगे। क्लियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड। टेक्स्ट बुक में तो उन लोगों ने थर्ड स्टूडेंट को भी ऐड करके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा के उन लोगों ने फ्लो चार्ट को बड़ा किया है, राइट। बट मैंने आपको सिंपली फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया है, राइट। हम उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाने वाले क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन सेशन चल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। सामने होता तो मैं आपको ईजिली उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लियर। तो अंडरस्टूड, मैं सिंपल एग्जाम्पल ही यूज करूंगा जिससे आपको समझ में आए। क्लियर। नेक्स्ट इज ओके, सिंपल फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट फॉर सम ऑफ टू नंबर को हमें सम करना है, ऐड करना है, समेशन करना है। कैसे करोगे, तो अभी 2 वैल्यू को सम करना है तो हमें पता है कि a प्लस बी, राइट। मेरे पास 2 वैल्यू है, मान लीजिए कि वैल्यू 10 और सेकेंड वैल्यू इज 20, दोनों को प्लस करना है, आंसर मुझे पता है 30 आंसर आएगा, राइट। ये हमें पता है, ओरली तो मुझे पता है कि 30 आंसर आ जाएगा। अभी मुझे फ्लो चार्ट से उसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करूँगा, तो पहले तो जो भी वैल्यू है वैल्यू को मुझे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो 10 a इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू a, राइट, और 20 इज इक्वल टू b। मीन्स जो भी मेरी 10 की वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो गई, a के अंदर, और जो 20 की वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो गई, b के अंदर। क्लियर। सेकेंड स्टेप में क्या करूँगा, मैं जो भी पैरालोग्राम मेरा सिंबल है उसके अंदर मैं इनपुट दे दूंगा, राइट। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस करूँगा, समेशन करना है, राइट। दैट मीन्स ऑपरेटर यूज होगा वहां पे, सम इक्वल टू a प्लस बी। तब a प्लस बी में a प्लस बी पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। और जो भी वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, सम के अंदर। और लास्ट में क्या कर रहा हूँ, आउटपुट सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल सेम है, आपको पता है, राइट। प्रिंट सम, राइट। आप सम वेरिएबल के अलावा आप सी भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर। तो प्रिंट सम, दैट मीन्स a प्लस बी की जो भी समेशन वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, सम वैल्यू के अंदर। और प्रिंट सम करोगे तो वो वैल्यू सम के अंदर आ जाएगी और 30 वैल्यू आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। और लास्ट में एंड और स्टॉप, राइट। आप एंड भी लिख सकते हो और स्टॉप भी लिख सकते हो। क्लियर। मोस्ट IMP प्रैक्टिकल, मोस्ट IMP सिंपल प्रैक्टिकल। ये अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो ये प्रोग्राम 100% आपके प्रैक्टिकल में या फिर आपके एग्जाम के अंदर आएगा। अंडरस्टूड। इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये कोई प्रैक्टिकल बेस नहीं है, राइट। सी प्रोग्राम से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, बट इन क्लासरूम अगर आपको मैं एग्जाम लेता हूँ फ्लो चार्ट की, तो ये प्रोग्राम 100% मैं आपको एग्जाम में पूछूंगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज एल्गोरिथम। ओके, अभी फ्लो चार्ट पता चल गया, फ्लो चार्ट क्या है, राइट। फ्लो चार्ट पे से ही आप एल्गोरिथम बना सकते हो। इन कंप्यूटर साइंस एंड एल्गोरिथम रिफर्स टू स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। फ्लो चार्ट भी हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, राइट। अभी फ्लो चार्ट बनाने के बाद ही आप उसका एल्गोरिथम क्रिएट कर सकते हो। एन एल्गोरिथम इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज लाइक अ इंग्लिश,
राइट। आपने जो भी फ्लो चार्ट क्रिएट किया है वो फ्लो चार्ट का स्टेप बाय स्टेप आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो कि स्टेप 1 में मैंने स्टार्ट किया, स्टेप 2 में मैंने ये प्रोसेस किया, स्टेप 3 में मैंने ये प्रोसेस किया, स्टेप 4 में मैंने ये प्रोसेस किया, राइट। तो उससे आप अल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो चार्ट क्रिएट होगा और फ्लो चार्ट पे से आप उसके अल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हो। अंडरस्टूड? algorithm once written in the can be easily converted in the computer program, right? उसको आप easily computer program में भी convert कर सकते हो। see next is okay, your friend has reached your home and is now interesting now now interested in coming to your school. He and she call you and ask for direction to reach your school to instruct him or her on how to reach the school. You will first need to have some route location in your mind. Assume that you have a route map as shown in figure below, right? For example कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से गोवा जाता हूँ, right? और मैं कभी भी गोवा गया नहीं हूँ, वहाँ पे मुझे पता नहीं है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे सॉरी कौन से लोकेशन पे जाना है। मैं यहाँ से निकलूँगा कि मुझे गोवा में यहाँ पे जाना है, गोवा बीच पे जाना है, राइट। बट बीच पे जाने के लिए मुझे पहले मैं कहाँ से जाऊँगा उसके रिगार्डिंग मुझे मैप भी क्रिएट करना पड़ेगा ना, कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, राइट। तभी मैं वो जो मेरा प्रॉपर लोकेशन है वहाँ पे मैं पहुँच पाऊँगा। क्लियर? तो जाने के लिए, गोवा जाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूट मैप क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। कि गोवा पहुंचने के बाद स्टेशन पे मैं पहले ये करूँगा, यहाँ से ये रूट फॉलो करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये डायरेक्शन पे टर्न होगा, ये डायरेक्शन पे जाऊँगा, उसके बाद मैं वो गोवा के जो बीच है वो बीच पे मैं जाके वो बीच मुझे मिलेगा। क्लियर? तो सेम चीज़ें अगर आप अपने आपका जो भी फ्रेंड है, राइट, उसको स्कूल जाने के लिए आपको मैप का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। कि आपको पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद राइट टर्न लेना पड़ेगा, उसके बाद लेफ्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री आएगा, उसके बाद आगे जाके तो मंदिर आएगा, मंदिर के सामने आपको एक गली मिलेगी, राइट कॉर्नर पे गली से आपको अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद आपकी स्कूल आ जाएगी। क्लियर? तो ये डायरेक्शन से वो ईजिली वहाँ पे पहुँच पाएगा। क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सी, तो ये डायरेक्शन जो भी आपने एक्सप्लेन किया, राइट, इमेज पे से आपने उसका सॉल्यूशन सी उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया कि स्टेप 1 स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड टेक राइट गो टू द 300 मीटर। स्टेप 2 उसके बाद आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा 800 मीटर, राइट। देन आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा 500 मीटर, राइट। देन वहाँ पे एक सर्कल आएगा, सर्कल से भी आपको स्ट्रेट जाना है, राइट। तो ये सारे स्टेप को आप फॉलो करना पड़ेगा। तो ये स्टेप जो फॉलो कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? एल्गोरिथम। क्लियर? नेक्स्ट इज ओके, राइट एन एल्गोरिथम टू सम ऑफ टू नंबर, राइट। जो भी हमने सम ऑफ टू नंबर किया है, ये जो हमने एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा है, राइट, एडिशन किया है दो नंबर का, ये जो प्रोग्राम है इसका ही मैंने एल्गोरिथम क्रिएट किया है। कैसे एल्गोरिथम क्रिएट करना है? फर्स्ट इज स्टार्ट, राइट। सेकंड इज इनपुट नंबर ए एंड बी। सी देखते हैं हम कैसे एल्गोरिथम मैंने क्रिएट किया, आपको इजीली पता चलेगा। सी स्टार्ट, टेक 3 वेरिएबल ए बी एंड सम, राइट। आप सम के अलावा मैंने बोल दिया कि वेरिएबल क्या है, राइट। आपके पास जो भी वैल्यू है वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप कैरेक्टर का यूज़ करते हो। जो भी कोई भी नंबर, कोई भी नेम कैरेक्टर का यूज़ करते हो उसको वेरिएबल बोल सकते हो, राइट। ये सिंपल लैंग्वेज में है, राइट, इसलिए मैं ऐसी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? सो टेक 3 वेरिएबल ए बी एंड सम। ए में वैल्यू होगी, बी में वैल्यू होगी और दोनों वैल्यू को प्लस करके आप सम में स्टोर करोगे। स्टेप 3 में रीड वैल्यू फॉर ए एंड बी, आपकी वैल्यू रीड होगी। थर्ड स्टेप में क्या होगा? प्रोसेस होगा, एड ए and b, assign the result to sum equal to a plus b, that means ये प्रोसेस हो रहा है, राइट। एंड स्टेप 5 मीन्स प्रिंट सम, जो भी वैल्यू ए और ए प्लस बी में जो भी वैल्यू, जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर कहाँ पर स्टोर होगा? सम नाम के वेरिएबल के अंदर, राइट। तो प्रिंट सम, तो सम के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट इज एंड।
सो एज्यूम करते हैं ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5, राइट। तो ए इक्वल टू 5, तो मुझे पहले वैल्यू को रीड करवाना पड़ेगा, रीड वैल्यू फॉर ए एंड बी, राइट। तो ए एंड बी वैल्यू रीड होगी, राइट। देन एड ए एंड बी, असाइन द रिजल्ट टू सम इक्वल टू ए प्लस बी। अभी हमें उस पर इक्वेशन परफॉर्म करना है, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो ए और बी की जो वैल्यू है वो प्लस होगी और डायरेक्ट कहाँ पे स्टोर होगी, सम नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड दैट लास्ट में इनपुट प्रिंट सम, जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी और लास्ट में एंड। क्लियर। तो ऐसे आप एल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हो, ऐसे आप एल्गोरिदम बना सकते हो। अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 ओवर हो चुका है, राइट। चैप्टर नंबर 9 बहुत ही छोटा है, राइट। एल्गोरिदम में टेक्स्ट बुक में 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी है, राइट। उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो रूट मैप वाला था वो, राइट। एक दूसरा भी एग्जाम्पल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। आप पढ़ोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, राइट। ये टेक्स्ट बुक में से फ्लो चार्ट के रिगार्डिंग एमसीक्यू आते हैं, मोस्ट अहम पे एमसीक्यू है। सारे फ्लो चार्ट के सिंबल, कौन कौन सा सिंबल है, स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, शेप कौन सा है, राइट, ये आपको याद रखना है। क्लियर, राइट। और छोटा चैप्टर था इसलिए मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। अंडरस्टूड। एंड अभी इसके बाद हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी स्टार्ट होगा, राइट। फटाफट मैं सिलेबस अभी कंप्लीट करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। तो वीडियो भी आप अच्छी तरह से देखना और जितनी भी मेरे से एफर्ट होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की 100% ट्राई करूँगा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बाद जो चैप्टर है 10 से लेके जितने भी चैप्टर है वो टोटली प्रोग्राम प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, राइट। अभी मैं ऑनलाइन तो आपके प्रैक्टिकल एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट सिंपल ऐसे प्रोग्राम आपके सामने रखूँगा जिससे आपको आइडिया आ सके और आपको पता चल सके, राइट। अंडरस्टूड। ओके, तो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू बिगिन अ चार्ट। तो चार्ट को, फ्लो चार्ट बिगिन करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? फर्स्ट वाला आंसर इज ए, सॉरी आंसर इज बी, राइट। मेरी मिस्टेक है, आंसर इज बी, सिंबल में मिस्टेक हो चुका है, सॉरी। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन in a proper order to solve a problem called flow chart या फिर algorithm। कौन से आप सॉल्व कर सकते हो? algorithm, right। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू टेस्ट कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट। कंडीशन कौन से किस में टेस्ट होती है? डायमंड शेप में। क्लियर। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट। represent an output in a flow chart, that means parallelogram, right, input output symbol। which of the following is the standard terminal symbol for the flow chart? standard terminal symbol, it's called a rounded circle। which of the राउंडेड रेक्टेंगल मीन्स व्हाट? आपका जो स्टार्ट और एंड बटन जो है ना, स्टार्ट और एंड सिंबल है ना, उसको टर्मिनल सिंबल भी बोल सकते हैं और राउंडेड रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। क्लियर। सी यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर है, राइट। अंडरस्टूड। ओके। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द पर्पज ऑफ algorithm एंड फ्लो चार्ट। स्पेसिफाई द प्रॉब्लम एंड completely clear। 7 is which of the following is not a problem solving technique? The answer is sequence। which of the following is a pictorial representation of a problem solving technique? Is a flow chart। an arrow symbol in flowchart is used to show the sequence of action। पता है कि एरो का यूज क्या होता है, राइट। जब जितने भी फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट को सिक्वेंशियली डिस्प्ले करने के लिए आप एरो का यूज करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कोर पाथ ऑफ एन सिंबल। कोर पाथ ऑफ एन सिंबल इज प्रोसेस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। rectangle symbol is represent a process। which of the following is used to
is used to distinguish different connector pair in a flow chart. दो फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर का यूज करते हैं, राइट. द आंसर इज सर्कल आर यूज्ड, राइट. ओके, सो स्टूडेंट, मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू टेक्स्ट बुक के वो भी सॉल्व करवा दिए हैं, राइट. आपको नोट में राइट डाउन करना है तो वो भी आपको नोट में लिखना है, राइट. और एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी सेंड कर दूंगा. सो होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स. If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me, right. So see you in the next session, student. Have a nice day.